अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो हम इंट्राटेम्पोरल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सपोरेटिव टाइटस मीडिया पढ़ रहे थे। उसमें नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आ गई है लेब्रिंथाइटिस। नाम से ही पता चल रहा है कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लेब्रिंथ है। जब हम इनर ईयर पढ़े थे मैंने आप लोगों को बोला था कि जो हमारा इनर ईयर इसको हम लेब्रिंथ भी कह रहे होते हैं, कि जो हमारा दो पार्ट्स पे डिवाइड होता है, बोनी लेब्रिंथ और अंदर जो हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है, जिसके अंदर हमारा एंडोलिम्फ होता है और साइड में हमारा पेरिलिम्फ होता है। ठीक है, अब हम लेब्रिंथाइटिस पढ़ते हैं। लेब्रिंथाइटिस की भी तीन तरह की टाइप्स देखने को मिलेंगी। पहली वाली हमारी होगी सर्कम सब्सक्राइब्ड, दूसरी होगी डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस और थर्ड होगी हमारी डिफ्यूज सपोरेटिव लेब्रिंथाइटिस। सबसे पहले हम पहली टाइप पढ़ते हैं सर्कम सब्सक्राइब्ड लेब्रिंथाइटिस, जिसके अंदर हमारी जो बोन है ना उसकी, आपको पता है बाहर वाली बोन है, अंदर उसका मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ है। ठीक है, जो बाहर वाली बोन है वो ही इरोड हो रही है कि वो थिन हो रही है। अगर ये मिसाल के तौर पे ये बोन की पहले मतलब विड्थ थी, अब वो बिल्कुल इतनी सी रह जाएगी, तो बोन थिनिंग हो रही होगी या उसकी इरोजन हो रही होगी, जो कि मोस्टली देखा जाएगा लेटरल सेमी सर्कुलर केनाल, जिसको हम कह रहे होंगे कि हमारी हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर केनाल भी कह रहे होंगे। जब आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था, एनाटॉमी पढ़ी थी, तो मैं तब आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा कोकलिया है जो स्नेल शेप कोकलिया होता है, फिर हमारा सैक्यूलर यूट्रिकल आता है, और उसके बाद हमारी तीन सेमी सर्कुलर केनाल्स आ रही होती हैं। एक हमारी होती है सुपीरियर, ठीक है, फिर एक हमारी पोस्टीरियर होती है और एक हमारी लेटरल बन रही होती है। ये वाली मोस्टली ही डिस्ट्रॉयड हो रही होगी। ये मोस्टली क्यों डिस्ट्रॉय हो रही होगी? क्योंकि ये हमारी मिडल ईयर के साथ अटैचमेंट शो कर रही होती है। मिडल ईयर के अंदर इसकी थोड़ा सा उभार नज़र आ रहा होता है। जब हमने मिडल ईयर की एनाटॉमी पढ़ी थी, जो हमारी मिडियल वाल थी, उसके अंदर थोड़ा सा उभार नज़र आ रहा होता है, वो इस ही केनाल का नज़र आ रहा होता है। इस वजह से सबसे ज़्यादा एक्सपोज ये हो रही होती है और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके डिस्ट्रॉयड होने के। उसके बाद हम एटियोलॉजी देख लेते हैं कि इसकी कोज क्या होगा। जो पहली टाइप का है, सबसे पहला कोज आ रहा होगा क्रोनिक सपोरेटिव टाइटस मीडिया। उसका भी क्या रीज़न होगा? कोलेस्टियोटोमा रीज़न होगा। और उसके बाद सेकंड कॉज हमारा हो सकता है न्यूप्लाज्म्स। ठीक है, जो मतलब कैंसर वगैरह हो सकते हैं, कार्सिनोमा कोई हो सकता है, या फिर कोई ग्लोमस ट्यूमर्स वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जैसे ये ट्यूमर्स होते हैं आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बढ़ते जाते ग्रो होते जाते हैं, एक तरह का बड़ा सा मैस बनता जाता है। अगर हमारी यहाँ पे बोन होगी पीछे, तो वो बोन पे प्रेशर डालेंगे, प्रेशर नेक्रोसिस होगी, बोन की प्रेशर थिनिंग हो रही होगी प्रेशर की वजह से। तो वो जो थिनिंग हो रही होगी वो क्यों हो रही है? क्योंकि न्यूप्लाज्म की वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, मैस बढ़ता जा रहा है, प्रेशर नेक्रोसिस हो रही है। और उसके बाद थर्ड को हो सकता है हमारा कोई सर्जिकल या फिर एक्सीडेंटल इंजरी हुई है लेब्रिंथ को, जो हमारा इनर ईयर उसकी कोई एक्सीडेंटल इंजरी हुई है जिसकी वजह से हमारी बोन थिन हो चुकी हुई है। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे। आपको पता है कि जब हमारी बोन थिन हो जाएगी तो हम अंदर हमारा मेम्ब्रेनस लेब्रिंथाइटिस एक्सपोज हो जाएगा। आपको जब एनाटॉमी पढ़ी थी और मैंने थोड़े बहुत इसके फंक्शंस भी बताए थे कि जो हमारा ओवरऑल फंक्शन है ना जो इनर ईयर का, वो सारा का सारा हमारा लेब्रिंथ ही कंट्रोल कर रहा होता है। जो मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ होता है जिसके अंदर एंडोलिम्फ होता है, ठीक है, वो एंडोलिम्फ ही जब मूवमेंट शो करता है तो हमारे हेयर सेल्स मूव करते हैं, फिर हमारी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहे होते हैं। अगर उसके प्रेशर के अंदर मसला मसाइल आ जाएगा, अगर अंदर जो हमारा एंडोलिम्फ है, तो हमें ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अब ये सिम्टम्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? अगर हमारी बार बोन थिनिंग होगी, ये बोन अब बारीक हो चुकी है, बोन टूट चुकी है, अंदर हमारी मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ एक्सपोज हुई है, उसके ऊपर बाहर से प्रेशर पड़ रहा है, कोलेस्टियोमा का प्रेशर पड़ रहा है, न्यूप्लाज्म का प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, किसी भी प्रेशर पड़ रहा है, जो हमारे मिडल ईयर का एयर प्रेशर पड़ सकता है, प्रेशर पड़ेगा, अंदर हमारा चेंजेस आएंगे, उसकी वजह से हमें प्रेशर चेंजेस की वजह से हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम क्या होगा? ट्रांजिएंट वर्टाइगो हो सकता है। आपको पता है जो हमारा सेमी सर्कुलर केनाल्स है मोस्टली वही तो एक्सपोज हो रही है, सेमी सर्कुलर केनाल्स, ठीक है, तो सबसे पहले हमें वर्टाइगो देखने को मिलेगा। वर्टाइगो भी ट्रांजिएंट होगा, मतलब थोड़ा देर वर्टाइगो आया, बाद में ठीक हो गया, थोड़ी देर के लिए हमें प्रेशर आया था, ठीक है, कोलेस्ट्रोमा का या न्यूप्लाज्म का थोड़ा सा प्रेशर आया, उसके बाद वर्टाइगो ठीक हो गया। लेकिन इंड्यूस वर्टाइगो भी हो सकते हैं। इंड्यूस वर्टाइगो कौन सी कंडीशन में होंगे? अगर हम ट्रैगस को बाहर से दबाते हैं तो प्रेशर अंदर जनरेट करते हैं। मैंने आपको बताया ना, मिडल ईयर का जो एयर प्रेशर है वो भी हमारी लेब्रिंथ जो एक्सपोज है उस पर प्रेशर डाल के हमें इसके सिम्टम्स ला सकता है वर्टाइगो के। तो अगर हम ट्रैगस को बाहर से दबाते हैं तो हमारा प्रेशर अंदर अचानक से जनरेट होता है, एक्सटर्नल यूटिलिटी कैनाल के अंदर वो सारा प्रेशर जाता है हमारा मिडल ईयर के अंदर, वो सारा अंदर जाएगा इनर ईयर के अंदर, ठीक है। प्रेशर ट्रैगस प्रेशर आ गया, उसके बाद हमारा आ जाएगा क्लीनिंग ईयर, कान को साफ वगैरह करते हुए भी हमें वर्टाइगो वगैरह आ सकता है, तभी हमारे प्रेशर चेंजेस आ रहे होंगे। या वल्सल्वा मैन्योर के दौरान जो हम डेफिकेशन के दौरान अंदर अपना प्रेशर जनरेट करते हैं, वो प्रेशर अगर हमारा हवा स्टेशन ट्यूब से हमारे मिडल ईयर में जाएगी तो मिडल ईयर का प्रेशर इंक्रीज होगा, एयर प्रेशर, वो जाके हमारी एक्सपोज लेब्रिंथ को प्रेशराइज करेगा और हमें वर्टाइगो के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमने डायग्नोज कैसे करना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट है, फिस्टुला टेस्ट। फिस्टुला टेस्ट भी हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका हो सकता है कि प्रेशर ऑन ट्रैगस करें, जैसे मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ में प्रेशर और ट्रैगस कर रहे थे, इसमें हम प्रेशर बार बार अप्लाई करते हैं बाहर से। जो आपको ट्रैगस पता है ना,
जो हमारा ये अगर हमारा पिन है तो यहाँ पे हमारा ट्रेगस होता है, ट्रेगस को जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर है उसको बाहर से दबाएंगे, अंदर प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट हुआ तो हमें क्या सिम्टम देखने को मिलेगा, एक तो वर्टाइगो देखने को मिलेगा, दूसरा निस्टिग्मस। निस्टिग्मस क्या होता है, जो हमारी आई की मूवमेंट हो रही होती है, और इसमें भी जो आई की मूवमेंट होगी वो क्विक मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द अफेक्टेड ईयर। अब आप ये समझ लो कि क्विक मूवमेंट क्या होती है। मिसाल के तौर पर अगर ये हमारी आई है, ठीक है, इसके अंदर हमारा जो कॉर्निया है ब्लैक वाला, ये अभी मैंने आई बनाई है राइट साइड की, ठीक है, हमारा ये ईयर है, इसका मसला चल रहा है, ठीक है। अब जो हमारा आई है ना, पहले जो निस्टिग्मस शो करेगा, पहले आहिस्ता 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 इस साइड पे मूव करेगा, मिडिल साइड पे, जो नोज वाली साइड पे, और उसके बाद से तेज़ी से इस साइड पे मूव करेगा, जिस साइड पे हमारे कान का मसला चल रहा है। तो हम कहेंगे जो क्विक मूवमेंट है ना निस्टिग्मस की, वो हो रही है हमारे अफेक्टेड ईयर की तरफ। फिर जब इस तरफ गया है, फिर वो आहिस्ता 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 वापस आएगा, फिर अचानक से इस तरफ जाएगा, तो हम कहेंगे क्विक मूवमेंट किस तरफ शो कर रहा है, हमारा अफेक्टेड ईयर की तरफ। प्रेशर ऑन ट्रेगस हमने किया था, पहला टेस्ट ये हुआ, फिस्टुला टेस्ट। दूसरा ये होता है कि जो हम सिगल्स स्पेक्ट्रम से कर रहे थे, सिगल स्पेक्ट्रम ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसके अंदर ना ये जो नोब है ना, ये हम कान के अंदर दे देते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक तरह के जो बीपी ऑपरेटर्स होता है जैसे हम उसके अंदर यूज़ कर रहे थे, इसको दबा के अंदर हम प्रेशर जनरेट करेंगे, तो हमारे एक्सटर्नल ईयर के अंदर पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, जो हमारा अंदर तक इनर ईयर तक जाएगा, अंदर इनर तक जाएगा, तो हमें दोनों सिम्टम देखने को मिलेंगे दोबारा से, वर्टाइगो भी हो रहा होगा और निस्टिग्मस भी हो रहा होगा। और उसके बाद ना दो टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं कि ये जो हमारा क्विक मूवमेंट हो रही है ये क्यों हो रही है। एक तो ये हो रहा है कि क्योंकि हमारा एम्प्यूलोपिटल फ्लो हो रहा है ऑफ एंडोलिम्फ। अब आप लोगों को मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि हमारा एम्प्यूला क्या होता है, फिर कैप्यूल क्या होता है। अब आप लोग ये समझो, जो हमारा आपको मैं स्ट्रक्चर ऊपर पढ़ाया है इनर ईयर का, ये जो हम मोटा सा स्ट्रक्चर होता है ये वाला हमारा, इसको हम एम्प्यूला कह रहे हैं। जब हमने नोट में पढ़ी तब भी मैंने आपको बताया था, इसके अंदर हमारे हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे अगर हेयर सेल्स आ गए ना, तो हेयर सेल्स भी एक जेलेटिनियस स्ट्रक्चर के अंदर जकड़े होते हैं, ऐसे जेलेटिनियस स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जकड़े होते हैं, और ये अंदर आपको पता है सारा का सारा हमारा एंडोलिम्फ मूव कर रहा है, एंडोलिम्फ मूव करता है, मूवमेंट होती है, एंडोलिम्फ ही फिर इस चीज़ को मूव करता है, जो हमारा ऊपर कैप्यूल होता है ना, इसको मूव करता है। जिस साइड का हमारा कैप्यूल मूव करेगा ना, और उस साइड की हमारी नर्व इनिशिएट होगी, वो हमारे ब्रेन में जाएगी, वो ब्रेन में एक रिफ्लेक्स क्रिएट करेगी, जिसको हम कहेंगे ये वेस्टिब्युलर ओकुलर रिफ्लेक्स है, ठीक है। वेस्टिब्युलर ओकुलर रिफ्लेक्स जाएगा, वो कहेगा कि मेरा इस साइड का कैप्यूल जो है ना वो मूवमेंट शो की है, तो हमने आई को इस साइड में मूव करना है, ठीक है। राइट साइड का था मिसाल के तौर पे, तो राइट साइड की आई मूव करेगी, लेफ्ट साइड पे नहीं मूव करेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड का इनहिबिट होगा। एक साइड का मूव करेगा, एक साइड का इनहिबिट होगा, राइट साइड का मूव करेगा, लेफ्ट साइड का इनहिबिट होगा, तो राइट साइड पे हमें मूवमेंट देखने को मिलेगी। आप लोग ये टेस्ट खुद भी कर सकते हो, अगर आप अपना हेड राइट साइड पर रोटेट करते हो ना, तो आपकी जो आई मूवमेंट है खुद ब खुद ही राइट साइड पर हो रही होगी, लेफ्ट साइड पर करो लेफ्ट साइड पर हो रही होगी। ये हमारा जो रिफ्लेक्सिव सिस्टम है ना, वो अलग तरफ से बनाया गया है ताकि हम अपना जो इक्विलिब्रियम है ना उसको मेंटेन कर सकें, ठीक है, ताकि चलने के दौरान हमें आई मूवमेंट तो चाहिए ना हर तरफ की, किस तरफ हेड मूव कर रहा है, किस तरफ आई मूव करनी चाहिए, तो ये उस वजह से हो रहा होता है। जब एम्प्यूलोपिटल फ्लो हो रहा होता है ना एंडोलिम्फ का, मिसाल के तौर पे जो हमारा एम्प्यूला है, मिसाल के तौर पर जो आपको बता चुका हूँ, हमारा जो एम्प्यूला है, ठीक है, ये जो मूवमेंट शो कर रहा होगा ना, ये हमारा यूट्रिकल की डायरेक्शन में होगा, तो उसको हम कहेंगे ये एम्प्यूलोपिटल फ्लो ऑफ एंडोलिम्फ है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आप अक्सर का जब हम हेड जिस तरफ मूव कर रहे हैं उस तरफ हमारा आई मूव कर रहा होगा, जैसे कैलोरिक टेस्ट होता है या फिस्टुला टेस्ट है, इनके अंदर दोनों के अंदर हमें यही देखने को मिल रहा होगा, जो अफेक्टेड ईयर होगा ना उस तरफ हमारी आई रोटेट कर रही होगी। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है एम्प्यूलोफ्यूगल फ्लो हो सकता है एंडोलिम्फ का। इसके अंदर ये हो रहा है कि जो हमारा आपको ऊपर बता चुका जो एम्प्यूला के अंदर कैप्यूल मूव कर रहा है ना मेरा, वो यूट्रिकल की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर यूट्रिकल के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा उसको हम कहेंगे ये हमारा अब एम्प्यूलोफ्यूगल फ्लो ऑफ एंडोलिम्फ है, कि मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसके अंदर जो हमारी आई की मूवमेंट होगी ना वो ऑपोजिट साइड पे हो रही होगी। अब मिसाल के तौर पर अगर हम ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं, बाहर से हमने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया, तो इसके अंदर हमें आई की मूवमेंट दूसरी साइड पे देखने को मिलेगी। इसके अंदर हमारा हो रहा होगा जो हमें देखने को मिल रहा है ना, जो वर्टाइगो देखने को मिल रहा है, जो हमें चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी आएंगे, और उसके अलावा जो निस्टिग्मस आ रहा है वो भी आएगा। लेकिन जो उसकी क्विक मूवमेंट हो रही होगी ना वो नॉर्मल ईयर की तरफ हो रही होगी, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ था, उसके अंदर हमारा एम्प्यूलोफ्यूगल फ्लो हुआ है। इसकी ज़्यादा डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा फिजियोलॉजी से इसका रिलेशन है। इसके अंदर ये एंडोलिम्फ पे डिपेंड कर रहा था कि एंडोलिम्फ किस साइड पे मूव कर रहा है, किस साइड की आई की मूवमेंट हमने शो करनी, किस साइड की आई की मूवमेंट नहीं शो करनी, तो वो हमारा सारा एंडोलिम्फ के फ्लो पे ही डिपेंड कर रहा होता है। और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, एक्सप्लोरेशन करनी है कि सारा का सारा मिडिल ईयर हमने चेक करना है कि मिडिल ईयर के अंदर कोई मसला मसाइल तो नहीं चल रहा है।
फिर हमने देखना है कोलेस्टिटोमा कहाँ तक पहुंच चुका हुआ है। फिर हमने देखना है कि मस्टॉइड का कितना ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुका है, क्या हमें मस्टर्डेक्टमी की ज़रूरत है या नहीं है। फिर ठीक है, उसके बाद हमें सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स देनी है। आपको पता है क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया जा रहा है, उसको हमें ट्रीटमेंट करना ही करना है। और हमने जब अगर ऑपरेशन वगैरह किए हैं तो ऑपरेशन से पहले भी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है, ऑपरेशन के बाद भी सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देनी है। नेक्स्ट हमारा सेकंड टाइप ऑफ लैब्रिन्थाइटिस आ जाएगा, जो कि है डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस। नाम से ही पता रहा है डिफ्यूज है, मतलब सारे के सारे लैब्रिंथ को इन्वॉल्व कर रहा है। इसके अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी आ रही हैं, इसके अंदर हमारा सैक्यूल भी आ रहा है और यूट्रिकल वगैरह भी आ रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाली हमने टाइप पढ़ी उसके अंदर सिर्फ हमारी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल इन्वॉल्व हो रही थी। ठीक है, इसको हम हॉरिजॉन्टल सेमी सर्कुलर कैनाल कह रहे थे, लेकिन इसके अंदर हमारा सारा का सारा लैब्रिंथ इन्वॉल्व हो रहा होगा और सीरस इन नेचर होगा जो फ्लूइड होगा, मतलब उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं पाई जाएंगे या पस वगैरह नहीं पाई जाएगी। ठीक है, सिर्फ एक फ्लूइड बन रहा होगा जो कि सीरस इन नेचर होगा, जैसा हमारा म्यूकस वगैरह होता है। और ये हमारा ना रिवर्सिबल कंडीशन, अगर हम इसको ट्रीट करते हैं तो हमारे जो फंक्शंस वगैरह होंगे ना उसी टाइम नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन जब हम नेक्स्ट कंडीशन पढ़ेंगे जो हमारी सपरेटिव कंडीशन होगी उसके अंदर हमारे फंक्शन दोबारा नॉर्मल नहीं होंगे। तो अब हम एटियोलॉजी देख लेते हैं कि कॉजेज क्या होंगे। सबसे पहले हमारा कोज आ जाएगा क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया। वो भी क्यों हो रहा होगा हमारा, क्योंकि इसके अंदर हमारा कोलेस्टिटोमा इन्वॉल्व हो रहा होगा। जैसे हमारा सर्कमसक्राइब्ड लैब्रिन्थाइटिस था, ठीक है, ये उसकी ही कंडीशन हो सकती है। मतलब पहले सर्कमसक्राइब्ड लैब्रिन्थाइटिस हुआ और उसके बाद वो बढ़ता 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 हमारा डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस भी हो सकता है। और उसके बाद हमारा एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया भी कॉज कर सकता है। आपको पता है अगर हमारा इन्फेक्शन हुआ है मिडल ईयर का तो हमारा राउंड विंडो से वो इन्फेक्शन हमारे इनर ईयर में जा सकता है, तो हमारा डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस देखने को मिल सकता है। और उसके बाद स्टेपिडेक्टोमी, जिसमें हमारी स्टेपीज को हम रिमूव करते हैं तो इन्फेक्शन हमारा इनर ईयर के अंदर जा सकता है। फिर हमारा फेनिस्टेशन ऑपरेशन होता है, इसके अंदर हम सुराख करके ना जो मिडिल वॉल ऑफ हमारी मिडिल ईयर की होती है उसके अंदर सुराख करते हैं, फिर हम इनर ईयर में जा रहे होते हैं ऑपरेशन करने के लिए, तो उसके अंदर भी हमारा इन्फेक्शन जा सकता है हमारे इनर ईयर में और हमें डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस देखने को मिल सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, जो माइल्ड केसेस होंगे उसके अंदर हमें सिर्फ वर्टाइगो और नोजिया वगैरह देखने को मिलेगा। और जो स्वेयर केसेस होंगे ना जिसको हम प्रोलॉन्ग तक ले जाएंगे, इसको ट्रीट नहीं करेंगे, तो हमारा स्वेयर वर्टाइगो हो सकता है उन केसेस के अंदर, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है और स्पॉन्टेनियस निस्टेगमस हो सकता है। फिर आप सोच रहे हो कि वॉमिटिंग क्यों हो रही है, आपने अक्सर का देखा होगा जिनको मोशन सिकनेस हो या फिर जो झूलों वगैरह में बैठे जहाँ पे हमारा मोशन के साथ मसला आ रहा होगा ना, जो हमारा इक्विलिब्रियम है, तो उसकी वजह से हमें वॉमिटिंग भी हो रही है। हमारा वॉमिटिंग सेंटर ब्रेन में इनिशिएट होता है और हमें साथ में वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। और इसके अंदर स्पॉन्टेनियस निस्टेगमस हो रहा होगा, मतलब खुद ब खुद ही हमारी आई की मूवमेंट हो रही होगी और जो उसकी क्विक मूवमेंट होगी ना हमारी अफेक्टेड ईयर की तरफ होगी, जिस ईयर का मसला चल रहा होगा ना उस तरफ ही हमारा अफेक्टेड मूवमेंट देखने को मिलेगा। और उसके बाद इसके अंदर हमें सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस भी देखने को मिल रहा होगा। और क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा सारा का सारा इनर ईयर इन्वॉल्व हो रहा है, इसके सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी इन्वॉल्व हो रही है, इसके अंदर हमारा कोक्लिया भी इन्वॉल्व हो रहा है और कोक्लिया ही हमारा हेयरिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है। कोक्लिया का मसला आ जाएगा, सेंसो न्यूरल हेयरिंग लॉस भी देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका हमने ट्रीटमेंट क्या करना है, ट्रीटमेंट दो तरह का होगा, मेडिकल होगा, एक हमारा सर्जिकल होगा। मेडिकल के अंदर हमने हेड इमोबलाइजेशन करनी है, मतलब पेशेंट को बोलना है कि लेट जो जिस कान का मसला है ना उसको ऊपर की तरफ कर लो और ऐसे लेटे रहो, अपना सर वगैरह हिलाना नहीं है ताकि आपको वर्टाइगो वगैरह ना हो। और उसके बाद हमने एंटीबायोटिक थेरेपी करनी है, मतलब आईवी भी देंगे, सिस्टेमिक भी देंगे और मतलब साथ लोकल वगैरह ट्रीटमेंट भी कर रहे होंगे, अच्छी वाली एंटीबायोटिक थेरेपी करनी है। और उसके बाद हम सिडेटिव्स भी दे देंगे। सिडेटिव्स हम क्यों दे रहे होंगे, ताकि उसको चक्कर वगैरह ना आए, वर्टाइगो ना हो। और हम मरिंगोटमी करेंगे उस केस के अंदर जिसके अंदर एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया हुआ है और अंदर बहुत ज़्यादा पस भर चुकी है मिडिल ईयर के अंदर और हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वो बल जोड़ कर चुकी हुई है, तो हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के सुराख करेंगे और अंदर से पस वगैरह निकालेंगे, उसकी कल्चर सेंसिटिविटी करके प्रॉपर एंटीबायोटिक देंगे। और उसके बाद हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाएगा। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर अगर हमारा एक्यूट सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया है तो हम जो कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी कर देंगे, मतलब जो हमारा पीछे मस्टर्ड है ना उसके अंदर सारा इन्फेक्शन चला गया होगा, तो हमने मस्टर्ड को रिमूव कर देना कॉर्टिकल मस्टर्डेक्टमी के जरिए। और अगर हमारा क्रॉनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होगा तो उसको हम रिमूव कर देंगे मॉडिफाइड रेडिकल मस्टर्डेक्टमी के जरिए। उसके बाद हम चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि डिफ्यूज सेपरेटिव लैब्रिन्थाइटिस। नाम से ही बता रहा है डिफ्यूज है, मतलब सारा का सारा हमारा जो इनर ईयर है इन्वॉल्व हो रहा होगा, सेपरेटिव है, मतलब इसके अंदर पस बन रही होगी, इसके अंदर पायोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। पायोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो पस वाला इन्फेक्शन कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें लैब्रिन्थाइटिस देखने को मिल रहा होगा। एटियोलॉजी क्या होगी, सबसे जो इंपॉर्टेंट एटियोलॉजी वो आपने याद रखनी है, पोस्ट डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस होता है। पहले हमारा डिफ्यूज सीरस लैब्रिन्थाइटिस हुआ, उसके बाद कंडीशन बढ़ती 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 हमारी डिफ्यूज सेपरेटिव लैब्रिन्थाइटिस की तरफ चलेगी। यहाँ पे हमारा पायोजेनिक बैक्टीरिया जो पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया वो हमारा चला गया इनर ईयर के अंदर। इनर ईयर में दो तरह के रास्तों में से जा सकता है, कोई पैथोलॉजिकल फिस्टुला था, मतलब कोई पैथोलॉजी इसकी वजह से हमारा रास्ता बन चुका होता है मिडिल ईयर इनर ईयर के दरमियान में।
हमारे मिडल ईयर में आया पायोजेनिक बैक्टीरिया, वो हमारा चला गया मिडल ईयर के अंदर, या फिर कोई सर्जिकल फिस्टुला बन चुका हुआ था, ये दोनों फिस्टुला होंगे, उसके जरिए हमारा पायोजेनिक बैक्टीरिया जाएगा हमारा इनर ईयर में। इनर ईयर की हमारे क्या होगी, डिफ्यूज सपरेटिव लेब्रिंथाइटिस होगा। क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे होंगे इसके अंदर, हमें स्वेयर वर्टाइगो देखने को मिलेगा और नोजिया और वॉमिटिंग, बिल्कुल उससे मिलते होंगे डिफ्यूज़ वाले से, लेकिन स्वेयर केसेस वाले के। और उसके बाद हमें स्पॉन्टेनियस निस्टेगमस देखने को मिलेगा, उसके अंदर भी हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क आ रहा है, आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है कि इसका जो क्विक मूवमेंट होगी ना, टूवर्ड्स हेल्थी ईयर हो रही होगी। लेकिन जो हम ऊपर पढ़ के हैं डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस वाला, उसकी मूवमेंट हो रही थी अफेक्टेड ईयर की तरफ, जो हमारा कान का मसला चल रहा है, लेकिन इसमें मूवमेंट हो रही जो हेल्दी ईयर है, जो कान बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद इसके अंदर हमारा टोटल हेयरिंग लॉस हो रहा होगा। आप लोगों ने हमेशा याद रखना है जो इसके अंदर फंक्शन है ना, मतलब जो हेयरिंग के फंक्शन है, इक्विलिब्रियम के फंक्शन जो इनर ईयर के हैं, वो फंक्शन परमानेंटली लॉस्ट हो चुके होंगे। लेकिन जो सीरियस लेब्रिंथाइटिस पढ़ के आए ना, अगर उसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं प्रॉपर टाइम पे, तो हमारे फंक्शन दोबारा से वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके अंदर आपको पता है ये है ही पायोजेनिक है, मतलब इसके अंदर पस बन रही, बड़े गंदे वाले बैक्टीरिया है जो हैं, वो हमारे जो स्ट्रक्चर है उसको परमानेंटली बर्बाद कर देंगे। और उसके बाद हमें रिलीफ देखने को मिलेगा वर्टाइगो से 3 से 6 हफ्ते के बाद। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अडाप्टिव रिस्पॉन्स आ जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन आदी हो चुका होगा कि इन चक्करों के रिलेटेड। क्योंकि आप अक्सर का देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको पहले पहले झूलों में बड़ी उल्टी वॉमिटिंग वगैरह हो रही होती है, लेकिन जब जब वो आहिस्ता 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 उस चीज़ के आदी होते जाते हैं, तो उसके बाद उसको मसला भी नहीं हो रहा होता। उसके बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में हमने क्या करना है, जैसा हम ट्रीटमेंट कर रहे थे डिफ्यूज सीरस लेब्रिंथाइटिस के लिए, बिल्कुल हमने ट्रीटमेंट वैसा करना है। और कुछ केसेस के अंदर हमें लेब्रिंथ को ड्रेन करना है। लेब्रिंथ के अंदर जो आपको पता है पस वगैरह प्रेजेंट है, उसको निकालना है। वो किस केसेस के अंदर करना है, जब हमारा कॉम्प्लिकेशन आ रही होंगी, जब हमारा इन्फेक्शन इनर ईयर से निकल के हमारे इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशन कर रहा होगा, मतलब कि कोई इंट्राक्रेनियल एब्सेस कर रहा है, कोई एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर लेब्रिंथ को ड्रेन करना होता है।